ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले सत्ता में बैठ करके कर रहे हैं। 2024 में देश में ये भारतीय जनता पार्टी लौट करके नहीं आए और तमाम विपक्षी पार्टियां एक काम करें, मिलकर के एक जगह आए, चुनाव में कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि ये ज़रूरी रेस्क्यू वर्क है। अगर संविधान को, देश को, लोकतंत्र को बचाना है, इस आज़ादी को बचाना है, तो इसके लिए रेस्क्यू वर्क है, इसके लिए रिलीफ वर्क है। टुकड़े में तब्दील करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले सत्ता में बैठ करके कर रहे हैं। तो ये जो पूरा खतरनाक माहौल है, ये डिजास्टर बिल्कुल हमारे सामने है। तो हम समझते हैं कि इस डिजास्टर से मुकाबला करने के लिए हमें भी वो अप्रोच लेना पड़ेगा जो हर किसी बड़े त्रासदी में, हर किसी बड़े दुर्घटना में हम करते हैं। पहले बचाव का काम करते हैं, रेस्क्यू वर्क करना चाहिए। रेस्क्यू वर्क अभी जो हम कह रहे हैं कि भाई देश में एक 2024 में देश में ये भारतीय जनता पार्टी लौट करके नहीं आए और तमाम विपक्षी पार्टियां एक काम करें, मिलकर के एक जगह आए, चुनाव में कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि ये ज़रूरी रेस्क्यू वर्क है। अगर संविधान को, देश को, लोकतंत्र को बचाना है, इस आज़ादी को बचाना है, तो इसके लिए रेस्क्यू वर्क है, इसके लिए रिलीफ वर्क है। लेकिन रेस्क्यू और रिलीफ के साथ साथ ही बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन का काम, रिबिल्डिंग का काम, ये हर किसी डिजास्टर में करना पड़ता है। अब अर्थक्वेक की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बने, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का तरीका बने, घर ऐसे बने जो क्वेक प्रूफ हो, जो किसी तूफान में ना हो। तो हमें लगता है कि अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी कमज़ोर निकली, हमारे देश में ये जो अभी तक हमारे आज़ादी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जो समझ थी, वो अगर कमज़ोर साबित हुई, इस फांसीवाद के सामने थोड़ा सा हम गड़बड़ाने लगे या लड़खड़ाने लगे, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब है एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र हो जिस ओर अम्बेडकर ने इशारा किया था कि उस जमीन का लोकतांत्रिकीकरण करो, सॉइल को डेमोक्रेटाइज करो। और सॉइल को अगर डेमोक्रेटाइज करने का मतलब है हमें ऐसी बराबरी की अवधारणा में जाना होगा जो सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीतिक भी हो। हमें ऐसे न्याय की अवधारणा में जाना होगा जो सामाजिक भी हो, राजनीतिक भी हो, आर्थिक भी हो। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रियम्बल में बात थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी बात नहीं है, और जो हम जहाँ चलते हैं वहाँ तो बिल्कुल ये बात नहीं है। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम आए तो थे क्रांति करने, अब मुकाबला हो गया कि सामने प्रतिक्रांति है। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये तो एक तरह का डाइवर्शन हो गया है। हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, हम क्रांति करने के लिए आए, ये उम्मीद थी, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हम समझते हैं कि ये अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि मार्क्स ने लगातार कहा कि भाई आप नहीं तय कर सकते, आपको समाजवाद लाना है, आपको क्रांति करनी है, तो इतिहास ने जो मुहैया किया है, जो आपके सामने मटेरियल है, जो परिस्थिति है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको लागू करना है। तो आज भी देश में चाहे हम सामाजिक क्रांति की बात करें, राजनीतिक क्रांति की बात करें, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, इस परिस्थिति जो हमारे सामने आ गई, इस परिस्थिति से टकराना और इस परिस्थिति से टकरा करके इस परिस्थिति पर काबू पा करके आगे बढ़ना, ये हमेशा कोई क्रांतिकारी ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं जो सिर्फ क्रांति के स्पेशलिस्ट है और प्रतिक्रांति से लड़ना उनको आता नहीं है। ऐसी कोई क्रांति नहीं होती है, ये काल्पनिक क्रांति होती है। तो आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को सच में अगर बचाना है तो वो तो क्रांति ही है। हम सारे कम्युनिस्ट लोग इसलिए डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो अम्बेडकर ने भी कहा, बिल्कुल उन्होंने यही इशारा किया कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई हमको तो मिल गया है, संविधान मिल गया है, आरक्षण मिल गया है, अब बस चलेगा, नहीं, आपको जो मिला है वो बिल्कुल वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। आपको जो मिला है, जो कुछ भी मिला है, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा चाहते हैं, अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं, और हमेशा इसीलिए तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी की लड़ाई रहेगी। हमेशा इस समाज में प्रतिक्रिया के खिलाफ हमारी हमेशा लड़ाई रहेगी। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए इस पूरे गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई रहेगी। उस लड़ाई में शिथिलता आएगी, उस लड़ाई में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि भाई हो गया, बहुत कुछ नहीं है, वो पुरानी बात हो गई। पुराने रूप में वो हो सकता है लौट करके नहीं आएगा, नए रूप में आएगा आपके सामने। तो इसलिए आज के इस पूरे दौर में हमें लगता है कि हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई, सामने चुनाव है,
इसलिए हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक चुनाव भर की बात तो है नहीं। एक चुनाव, क्योंकि जितना डैमेज कर दिया गया, जितना डैमेज हिंदुस्तान में कर दिया गया, इसकी भरपाई करना आसान नहीं है। और ये भी हम सब लोग जान रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार करके उसको कबूल करना नहीं चाहते थे, अमेरिका है, इंस्टीट्यूशंस है, तो उनको कबूल करना पड़ा। अगर बोल्सोनारो हार करके भी कबूल नहीं करना चाह रहे थे, तो आप हम जानते हैं कि कर्नाटक का रिजल्ट अगर ऐसा नहीं होता, ये हार मान लेते, नहीं मानते, मान करके भी नहीं मान रहे हैं। तो 2024 में हमारे सामने अगर इनको शिकस्त देने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल करारी शिकस्त देनी होगी, निर्णायक शिकस्त देनी होगी इनको, ताकि दोबारा लौट करके वो आने की हिम्मत ना कर सके। ये कोशिश करेंगे कि वो पहले तो खरीद फरोख्त करके कोशिश करेंगे, पूरे देश में ऐसा पूरा बवाल खड़ा कर देंगे, इस तरह का माहौल बना देंगे, क्योंकि उनके सामने तो नाउ और नेवर, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका मिल गया है। वो 5 साल के बारे में सोचते नहीं है, कोई नाइस्टी के बारे में सोचते नहीं है, वो समझते हैं कि हमको लाइसेंस मिला हुआ है, उनके अंदर बिल्कुल युद्ध लड़ रहे हैं। और हम लोग डेमोक्रेसी को बचाने के, हम सिर्फ चुनाव, वो युद्ध लड़ेंगे और हम सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, नहीं हो सकता। तो हमें अगला चुनाव को भी बिल्कुल एक युद्ध की तरह लड़ना पड़ेगा, एक आंदोलन की तरह लड़ना पड़ेगा, पूरे देश में ऐसा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जो आज़ादी के आंदोलन से कम कुछ भी नहीं। इसलिए दौर ऐसा आ गया है, हमारे ऊपर एक नई गुलामी, एक फासिस्ट तानाशाही अगर थोपी जा रही है, तो आज़ादी को वो अगर परिभाषित कर रहे हैं, हमें भी पुनर्परिभाषित करना होगा। हम भी पुरानी आज़ादी में नहीं जी सकते। वो अगर कह रहे हैं कि 1000 साल की गुलामी और इसके बाद एक हिंदू राष्ट्र ला करके आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो हमें भी वाकई इस देश में जो संविधान में, जो प्रियम्बल में कहा गया है, बिल्कुल वैसा डेमोक्रेसी बना करके एक मजबूत आज़ादी ला करके ही हम भी फिर रिपीट नहीं कर सकते। जो था उसको किसी तरह से रेस्टोर कर दो, नहीं होने वाला है, वो टिकेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। हमें एक बहुत मजबूत आज़ादी, बहुत मजबूत डेमोक्रेसी, बहुत मजबूत एक सोशल फैब्रिक के निर्माण हमको करना होगा। इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में, जो पुनियानी साहब ने भी कहा, सबने कहा, कि हमारे सामने काम तो बहुत है और ये लड़ाई वाकई लंबी है, वाकई ये लड़ाई लंबी है। तो इस समय हमें लगता है कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फांसीवाद के खिलाफ मुकाबला है, अगर इस मोड़ पर हम चले आए हैं, तो इसमें हम सिर्फ जन आंदोलन की बात करेंगे, बड़े बड़े आंदोलन की बात करेंगे और बाकी चीज को हम बहुत हल्के में लेंगे नहीं। हम तो समझते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति भी सच कह दे, सच के पक्ष में खड़े हो जाए और इनके सामने सीना तान कर खड़े हो जाए, उसमें भले उनको कुर्बानी भी देना पड़े, वो एक व्यक्ति इस समय उनके एक काम, कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक यूट्यूब का वीडियो हो, तो वो इस देश में, इस आज़ादी के आंदोलन में जबरदस्त ऊर्जा उत्साह हम लोगों को मिलता है। एक फादर स्टैन स्वामी जो खड़े हो गए उनके सामने और शहादत दिए 84 साल की उम्र में आकर के, वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। जो भी हमारे साथी आज उमर खालिद से लेकर के जेल के अंदर हैं, जो एंटी सीए मूवमेंट में थे, जेल में हैं, तीसरी अभी जन्मदिन उनका तीसरा मनाया जेल के अंदर, हम समझते हैं एक एक फाइटर हैं जो जेल के अंदर इस समय हैं, वो सब, वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हो ना हो, एक इंडिविजुअल हो, लेकिन एक इंडिविजुअल इस समय, उनकी अगर भूमिका, वो अगर इस समय की जो चुनौती है, इस हिसाब से अगर मजबूत भूमिका अदा करते हैं, निभाते हैं, तो बिल्कुल वो फाइटर है आज़ादी के आंदोलन में। दूसरी बात हम कहेंगे कि पार्टियों को तो ठीक है अपना काम करना है, और पार्टियों का जो बन रहा है, तो ये किसी ने कभी सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था। आप देख लीजिए कि वो जो आरपीएफ का जवान जो उसने गोली चला दी, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मोदी, योगी और आपके ठाकरे, उनका फुटनोट में ठाकरे भी। तो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि आज भारत के पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का डायनामिज्म है, कि वो शिवसेना जो सबसे बड़े वैचारिक इनके सहयोगी है, सबसे पुराने, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौर में सबसे ज्यादा, हम नहीं जानते कि शिवसेना में कोई वैचारिक रूपांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसको परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर शिवसेना के अंदर उनको इतना भी बात, अगर उनको समझ में बात आ गई कि ये गुजरात और महाराष्ट्र की लड़ाई में, ये पूरे जो जिस आइडेंटिटी, जिस रीजनल अस्मिता को लेकर वो लड़ रहे थे, वहां जाकर के उनका स्वाभिमान अगर टकरा रहा है आज इस पूरे आक्रामकता, इस हमले के आगे, तो हम तो कहेंगे कि वो स्वाभिमान भी आपके लिए डेमोक्रेसी की लड़ाई में काम करेगा इस समय, और हम उस स्वाभिमान को भी, उसका स्वागत करते हैं।
इसीलिए आज जो राजनीतिक तौर पर जो आपको जमावड़ा दिख रहा है, जो पार्टियां हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो उसमें कब तक के लिए टिकाऊ है, क्या है, नहीं है, समय समय की बात है।